अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ एक और नई कहानी। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लगते हैं। साथ ही अपने कॉन्टेक्ट्स में नावल्स को शेयर ज़रूर किया करें, बिकॉज़ कोई भी नावल हो, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, एक राइटर को अपना एक नावल कंप्लीट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी किताबों का सहारा लेना पड़ता है, बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ती है, तब कहीं जाके एक नावल मुकम्मल होता है। तो प्लीज़ राइटर्स को सपोर्ट करें, उनके नावल्स को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो चलें हम शुरू करते हैं एक और नया नावल। ये थोड़ा सा आपको इमेज देखकर लग रहा होगा कि हाँ जी, कुछ डरावना सा, कुछ खौफनाक सा। जी हाँ, ये थोड़ा हॉरर नावल है और आई होप आप सबको पसंद आएगा। इनके कई नावल आप पहले मुझसे सुन चुके हैं और काफ़ी अच्छा लिखती है ये राइटर, और इनका ये पहला हॉरर नावल है। आई होप आप सब लोग ये सुनकर काफ़ी इन्जॉय करेंगे। और मैं ख़ुद इस नावल को पढ़ने के लिए काफ़ी वक्त से बेचैन थी, तो फाइनली ये नावल कंप्लीट हो चुका है और हमें मिल चुका है, तो हम शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस नावल का नाम है नासिख व मनसूख और इसकी राइटर है सायरा रमज़ान। तो चलें नासिख व मनसूख का पहला एपिसोड हम शुरू करते हैं। तो ये है इस नावल का पहला पेज, नासिख व मनसूख बाय सायरा रमज़ान। ये एक फ़र्ज़ी कहानी है और इसे फ़र्ज़ी समझकर ही पढ़ा जाए। जी बिल्कुल, हम इसे फ़र्ज़ी समझकर ही पढ़ेंगे, बट हम पढ़ते पढ़ते खो जाए तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। तो चले हम इसे शुरू करते हैं। कितने खदशात परेशानी में टल जाते हैं, हम उदासी में ज़रा और संभल जाते हैं। एक ज़रा देर में आता है कोई तल्ख़ जवाब और कई ख्वाब मेरी आँख में जल जाते हैं। उसके होंठों पे कोई जब भी सवाल आता है, कितने सकते हैं जो आवाज़ में ढल जाते हैं, जैसे पत्थर कोई हीरे की कनी काटती है। संग दिल भी तेरे हंसने से पिघल जाते हैं। बात मंज़र की नहीं, दिल में बसी चाह की है, इनको कश्मीर से क्या जो तेरे थल जाते हैं। पहली कोशिश में मेरे प्यार पे वो मान गई, जैसे कुछ तीर हवाओं में भी चल जाते हैं। जब भी लगता है तेरा हमसे बिछड़ना है करीब, हम तभी ख्वाब की दुनिया से निकल जाते हैं। कभी मध्यम जो हुए जाए खदो खाल तेरे, हम तुझे ढूंढने को शहर गज़ल जाते हैं। दायम भाई अल्तमश का बेहतरीन दोस्त है। उसने जोहल की आवाज़ पर सर उठाया। चेहरे पर नागवारी उभरी। अल्तमश दोस्त नहीं बनाता, दायम बस उसके अंडर में काम करता है, वरना उसकी शख्सियत पर यह सूट नहीं करता कि वो अल्तमश जैसे शख्स को दोस्त बनाने का ख्वाहिशमंद हो। जोहल उसके साथ ही हरी घास पर बैठ गई। वो आज गमले में नया पौधा लगा रही थी। हाथ मिट्टी से गर्दालूद थे, कंधे से दुपट्टा फिसलकर मिट्टी से खराब हो चुका था। कितना अच्छा होता ना हरीम कि दाइम अल्तमश का राइट हैंड ना होता। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो उसके लिए काम करता है। हरीम ने खड़े होते हुए हाथ झटके। शेफी इसके पाँव से आकर लिपट गई। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो कहाँ काम करता है। जो अच्छा है वो कहीं भी अच्छा रह सकता है। नज़र पाँव से लिपटी क्यूट सी बिल्ली की तरफ गई। वो दूधिया सफ़ेद रंग की नीली आंखों वाली बिल्ली थी, जिसका नाम उसने शेफी रखा हुआ था। हरीम ने झुककर उसे उठा लिया, इससे पहले कि वो अपने पंजों से नया गमला ख़राब करती। सहन में खूब पौधों का मुशाहिदा करने के बाद वो घर में आई। घर का गार्डन एरिया बड़ा नहीं था मगर छोटा भी नहीं था। घर 2 मंजिला था। अपर स्टोरी पर छोटा सा टेरेस और 2 कमरे थे। लोअर स्टोरी में सिटिंग एरिया के अलावा 4 कमरे थे और एक स्टडी रूम था। घर को जदीद डिज़ाइन से खूब आरास्ता किया गया था। वहाँ कोई भी शख्स एक पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर सकता था, अगरचे वो घर वहाँ के रहने वालों का अपना हो तो। तुम्हारा इसी हफ्ते मैट्रिक का पेपर है ना, तुम सीरियस क्यों नहीं होती? जोहल शेफी के साथ टीवी लाउंज की तरफ बढ़ रही थी, फिर हरीम की आवाज़ पर पलटी। उफ खुदाया, आप ही मुझे हर वक्त पढ़ने की तलकीन मत किया करे। आपने पढ़कर कौन से मुल्क फ़तेह कर लिए हैं, वही आप, आपके पौधे और आपके नावल्स, इन 3 कामों के अलावा आप और कहीं ध्यान देती है भला? और बच्चों को पढ़ाने के नाम पर जो स्कूल में खेल खेल के आ जाती है, उसका भी पता है बड़ा मुझे। रफ़त बेगम किचन में खाना बना रही थी। जोहल की चीखती आवाज़ सुनकर बाहर आई और हाथ में लिया चिमटा वहीं से फ्लाइंग ओवर करके छोड़ा। जोहल टाइम पर सर नीचे ना झुकाती तो एक रोटी उसके सर पर ही बन जानी थी।
शर्म नहीं आती बड़ी बहन से लड़ते हुए? और तुम दोनों को ज़रा ख्याल नहीं कि बूढ़ी माँ गर्मी में पिस रही है, मरकर थोड़ी सी हेल्प ही कर दे। पसीने से शराबूर वो भी निढाल लग रही थी। मरकर हेल्प कर दे? अम्मी, मरकर कैसे हेल्प होती है? इधर चिमटा लाओ ना, फिर बताती हूँ। रफत बेगम ने घूर कर जोहल से कहा। वो खामोश हो गई। शायद मजीद तंग करना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। खाना और इस टाइम? हरीम ने सिटिंग एरिया की तरफ देखा। हर चीज़ सलीके से सेट थी। हाँ, वो अल्तमश आ रहा है। हरीम के चेहरे से मुस्कुराहट और हैरत गायब हो गई। दिमाग फिर से 1 साल 4 माह कब्ल चला गया। अल्तमश का उनकी ज़िंदगी में आना यह हरीम का सबसे बड़ा खसारा था। तुम ही 3 दिनों तुम ही 3 दिनों से लगातार पूछ रही थी ना कि अल्तमश को 1 माह हो गया है और उसने अभी तक एक भी चक्कर नहीं लगाया। लो, हो गई मुराद पूरी। अब तुम ही अम्मी के साथ खाना बनवाओ। मैं तो चली मैथ्स प्रैक्टिस करने। वो शेफी को सोफे पर उछालती सीढ़ियाँ फलांगते ऊपर वाले कमरे में चली गई। मैंने कभी ये ख्वाहिश नहीं की कि अल्तमश मेरी ज़िंदगी में इस तरह आए। हरीम ने सारे एरिए में दोबारा से नज़र दौड़ाई। रफत बेगम किचन में वापस जा चुकी थी। ना चाहते हुए भी उसे लजीज लवाजमात बनवाने में उनकी मदद करनी होगी। हर चलती सांस के साथ वो यही हसरत करती थी कि काश वो यतीम होती। पता नहीं ये लड़कियां खुद को समझती क्या है। 20 रुपए वाली क्रीम लगाकर समझती है हम लड़के इनसे इम्प्रेस हो जाएंगे। कूल। दोपहर के इस टाइम वो सबके साथ पार्क गया हुआ था। वो हर रोज़ इस वक्त 3 घंटों के लिए आज़ाद होता था और ये वक्त वो अपनी खालाजाद कज़िन और अपनी बहन के हमरा यहाँ आकर गुजारता था। हमने तो कभी ये कोशिश नहीं की कि कोई लड़का हमसे इम्प्रेस हो। सहरिश ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। दायम के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट उभरी। दायम को बहुत मज़ा आता था सहरिश को तंग करने में। ना करे भाई, वो भी नाराज़ हो जाएगी। महर ने जैसे मिन्नत की थी। तो क्या हुआ, मैं मना लूँगा। वो बस कह रहा था, लेकिन लड़कियों को मनाना इसके बस की बात नहीं थी। दायम सुल्तान, ये इसका मुकम्मल नाम है, लेकिन वो अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम पसंद नहीं करता। सहरिश और मेहरुन्निसा दोनों ही हम उम्र है। दोनों की पैदाइश में ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड का फ़र्क होगा। बचपन से लेकर अब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ एक साए की तरह रही है। पिछले 2 साल से महर सहरिश के साथ मुल्तान में क़याम पजीर थी, लेकिन अब आला तालीम के लिए वो दोनों लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी। अलबत्ता दायम अल्तमश की यहाँ काम करके अपने बाप के गुनाहों की सज़ा काटता है। भाई, वो हम सोच रहे थे कि इन समर वेकेशन पर हम दोनों यानी मैं और सहरिश मुल्तान का चक्कर लगाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया मुल्तान को देखे हुए। शायद वो जैसे वक्त का हिसाब लगाने लगी। 2 साल 2.5 माह और 17 दिन, सहरिश ने वक्त का हिसाब लगाते कहा। दायम ने नज़रों से वाह किया। घंटे मिनट और सेकंड्स का भी पता रखा करो। और क्यों जाना है तो तुम लोगों ने कोई ज़रूरत नहीं है मुल्तान जाने की, गंद भरे शहर में। वो दोनों हमराह चलते रुकी। गर्दन मोड़कर पीछे देखा। सहरिश ने हाथ में पकड़ी कोल्ड ड्रिंक उसकी तरफ खींच कर मारी। गंद भरा शहर होगा तुम्हारा ये पाकिस्तान, मगर हमारा मुल्तान सबसे अच्छा है, साफ सुथरा और रोशनियों का शहर। वो उससे दांत पीसते कहा और फिर दोनों एक साथ ही आगे बढ़ गई। उनको मुल्तान से अलग ही इश्क था। मुल्तान और रोशनियों का शहर ये कब हुआ? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? मैं तो आज तक रोशनियों का शहर कराची को समझता रहा हूँ। उसने खुद से गुफ्तगू की और फिर मुस्कुरा दिया। कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलकर बोतल मुंह से लगाई। मुल्तान रोशनियों किस शहर है? चलो, रोशनियों का शहर है, चलो मान लेते हैं। बोतल पर वापस ढक्कन लगाते हुए फिर से मुस्कुरा दिया। फिर हाथ में पहनी रेस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाई। 12 बजने वाले थे। उसके जाने का वक्त हो गया था। ब्लैक जींस पर वाइट शर्ट पहने, बालों में जेल नहीं लगाता था। उसके बाल ऐसे ही सलीके से सेट हो जाते थे। वो 24 साल का था, लेकिन इस कैद ने उसे उम्र से पहले ही बढ़ा कर दिया था। वो भूरी आंखों और सियाह बालों वाला एक वजीह शख्सियत का मालिक नहीं था। वो खूबसूरत नहीं था, लेकिन अच्छा था। उसका किरदार आईने जितना शफाफ था। वह अल्तमश के लिए काम करता था, मगर उसकी तरह बिल्कुल नहीं था। ये उसका किरदार था जो उसे अल्तमश से ज़्यादा खूबसूरत बनाता था। वो दरमियाने कद का था। सेहत उसकी ऐसी थी कि अगर आंधी का अमकान हो तो नूरैन बेगम सबसे पहले दायम को कॉल करती और उसे घर आने के लिए कहती। वो अब मिर्ज़ा हवेली की गेट पर था। वो गेट से इंटर हुआ तो ड्राइवर गाड़ियों की पोशिंग कर रहे थे। मतलब साफ था कि आज उसने अल्तमश के साथ कहीं बाहर जाना है। वो लॉन के सादा से प्रिंट सूट में मलबूस थी। रेशमी दुपट्टा कंधे की एक जानिब फैला रखा था, जो बार बार फिसलकर उसके काम में रुकावट पैदा कर रहा था। वो शीरकुरमे पर बादाम और पिस्ते की तह लगा रही थी। किचन में गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही थी। उसका दिल भी घबरा रहा था। चेहरे पर आते पसीने को वो कभी
दुपट्टे के पल्लू तो कभी बाजू से साफ करती उकता चुकी थी। उसका चेहरा गोल, साफ रंगत और लंबे बालों की चुटियाँ। उसकी सेहत नॉर्मल थी, शुमार कमज़ोर लोगों की लिस्ट में ही होता था, अलबत्ता उसका कद अच्छा खासा लंबा था। उसकी आंखों का रंग लाइट ग्रीन था, लेकिन जब कभी धूप की शुआएं उसके चेहरे पर पड़ती तो आंखों का रंग डार्क ब्राउन हो जाता, जिसके बाद लोगों ने उसे क्रिस्टल आइज का नाम दे रखा था। क्रिस्टल आंखों वाली वो 23 साल हरीम मिर्ज़ा वो बिलाशुबा एक हसीन लड़की थी। उसके तेज़ नखोश किसी को भी अपनी तरफ मायल करने के लिए काफ़ी थे। शीरकुरमे के बाउल को फ्रिज के ऊपर खाने में रखते उससे एक हल्का सा झटका लगा। उसे नज़रअंदाज कर दिया। वो अब बाहर से आती आवाज़ों की तरफ मुतवज्जा हो गई। तेज़ कदमों से वो किचन से बाहर निकली। उसके पैरों में जूती नहीं थी। वो घर में ज़्यादा वक्त ऐसे ही नंगे पाँव घुमा करती थी। लोगों से बिल्कुल भी हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इनको एक किस्म को इनको भला ही कर रहा था। एक किस्म से इनका भला ही कर रहा था, मगर नहीं, आजकल भले का ज़माना ही कहाँ है। अब जब ये लोग बड़ा नुकसान करवाएंगे फिर इनको अकल आएगी। वो टीवी लाउंज में आकर धड़ाम से सोफे पर गिरा और गुस्से से बड़बड़ाया जा रहा था। अब बताओगे भी सही कि किस पागल कुत्ते ने तुम्हें काट लिया है जो इस तरह दीवारों में सर मारते फिर रहे हो। रफत बेगम उसके सर पर आ खड़ी हुई थी। बस ना पूछे अम्मी, साथ वाले हमसायों ने वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया। अच्छा भला उनके घर के बाहर बैठकर चौकीदारी किया करता था, वो भी फ्री में। जालिम लोग ना हो तो। अब दिन दहाड़े जब चोर इस घर में घुसेंगे तो मैं भी कोई जिम्मेदारी नहीं लूँगा। हरीम जो किचन से दौड़ी चली आ रही थी, बुरहान के जवाब पर वहीं से पलट गई। बुरहान और उसका रोज़ाना का रोना धोना कोई नई बात नहीं थी। सियाह घने बालों और पाजामे कुर्ते में मलबूस रहने वाला वो 18 साल का बुरहान था। शरारती, खुशमिजाज और उस घर की रौनक। बुरहान मिर्ज़ा। अच्छा मेरा बच्चा, उदास ना हो। इस बार जो हरीम की तनख्वाह आएगी उसमें से हम अपने घर पे ये वाइफ शाइफ जो भी है लगवा लेंगे। रफत बेगम ने उसे तसल्ली दी। वो अब टीवी ऑन कर रहा था। जब तक हमारे हाथों में मोबाइल और इसमें इंटरनेट मौजूद हो तब तक हम टीवी के साथ भी परायों वाला सलूक करते हैं। 3 अदद सियाह गाड़ियां, बल खाती सड़क, अंधाधुन भाग दौड़, न जाने कौन सी जंग फतह करने जा रहे थे। तीनों गाड़ियां तेज़ रफ्तार से चलती जा रही थी। ब्लैक ब्रांडेड वॉच मजीन, वो साफ शफाफ हाथ स्टीयरिंग पर जमा हुआ था। उसके बाल ब्राउन थे, डार्क ब्राउन, नॉर्मल लंबाई से कई ज़्यादा बढ़े हुए। बालों को वुल्फ कटिंग में कट किया गया था। सियाह सूट, सियाह वॉस्कोट, हमेशा की तरह वो आज भी हद से ज़्यादा हसीन लग रहा था। हल्की नीली आंखें, वो झील जैसी गहरी नहीं थी कि कोई डूबे तो डूबता चला जाए। उसकी आंखें आसमान जैसी थी कि जिनको देखने के लिए सर बुलंद और आंखें ऊपर उठानी पड़े। डैशबोर्ड पर उसका मोबाइल फ़ोन पड़ा था। वो इतना कीमती था कि अगर हमारे पास आ जाए तो हम उसे इस कदर संभाल कर रखें कि जैसे हमारी इकलौती औलाद हो, मगर वो ऐसा नहीं था। थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ नहीं कि वो बजा दीवार में। चेहरे पर हल्की ब्राउन दाढ़ी और थोड़ी सी मुड़ी हुई मूछें। उसकी मूछें उसकी शख्सियत को मज़ीद दबंग बनाती थी। उसकी गर्दन हमेशा अकड़ी हुई रहती थी। आदतन वो हर थोड़ी देर बाद अपनी सिल्की ब्राउन बालों में हाथ फेर कर उनको पीछे किया करता, मगर ज़्यादा सिल्की रेशमी होने के बाद वो दोबारा से उसके माथे पर फैलाते। उसके दिमागों में हर वक्त सोचों का एक शहर बनता रहता था। वो उन सोचों से अपनी एक सल्तनत कायम कर सकता था। डैशबोर्ड पर पड़ा उसका मोबाइल अब बज रहा था। उसे नज़रअंदाज करना चाहा, मगर नहीं, वो माँ को नज़रअंदाज नहीं करता था। वो उसकी दुनिया थी। उसने बाएं हाथ से फ़ोन उठाया, कान से लगाया। वो अब कार की रफ्तार कम कर चुका था। तुम गयास के यहाँ जा रहे हो? फ़ोन के स्पीकर से ज़रिया बट बेगम की नाराज़गी भरी आवाज़ गूंजी। उसने गर्दन का रुख मोड़ कर दाएं तरफ बैठे भूरी आंखों वाले लड़के की जानिब देखा। वो दायम था। उसने जल्दी से नफ़ी में गर्दन हिलाई। मतलब ये था कि उसने ज़रिया बेगम को कुछ नहीं बताया। आपको क्यों लगता है कि मैं आपकी नाफरमानी करूँगा? उसने उल्टा सवाल किया। अगली तरफ थोड़ी देर खामोशी रही। ठीक है, जहाँ भी हो घर आओ। ज़रिया बेगम का लहजा सख्त हुआ। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? शायद उससे आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने कॉल काट दी। ज़रिया बेगम ने गुस्से से दांत पीसकर मोबाइल साथ खड़े मुलाजिम हफीज़ के मुंह पर खींच कर मारा। वो मेरा फरमाबरदार बेटा है, उसके बारे में झूठी खबरें मत दिया करो। मुझे अब जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो गुस्से से चिल्लाई। मुलाजिम हफीज़ ने सर झुकाकर माजरत की। फ़ोन निशाने पर लगा था। उसकी नाक से खून बह रहा था, लेकिन मुझे इसके दर्द की कोई परवाह नहीं है। चमचागिरी करने वालों का ऐसे ही बैंड बजना चाहिए। वो फ़ोन डैशबोर्ड पर रखने ही वाला था, फिर उसने दायम को अपना फ़ोन थमाया। तारिक को कॉल करो। दायम ने हाँ में गर्दन हिलाई, फिर नंबर डायल करते फ़ोन स्पीकर पर लगाया। इधर उम्र के
आधी अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज़ अब गूंज रही थी। वो काम पूछ रहा था, हाफिज़ को हॉस्पिटल ले जाओ, कहीं मर कर मेरे ज़िम्मे ना लग जाए। यही बात कहकर उसने कॉल बंद करवा दी। सिग्नल का कोई इशू नहीं हुआ था। ज़रियाब बेगम के फरमाबरदार औलाद ने एक और मुकर कर दिखाया था। नीली आंखों वाला एक मकरबाज भेड़िया। गाड़ियां अब सुर्ख दीवारों वाले 2 मंजिला घर के सामने रुक चुकी थी। गाड़ी का गेट खोलकर उसने कदम बाहर रखे। दाया कदम इस कच्ची जमीन पर पड़े तो थोड़ी सी धूल उड़ी। दाया हाथ बालों में फेरा, नजर सामने गेट पर गई, जिसके बाएं जाने पत्थर से बनी तख्ती लगी थी। सुर्ख रंग से उस पर कुछ तहरीर किया हुआ था। वहां गयास ब्रदर्स लिखा था। वो उन्हीं के घर आया था। उपमा का फरमाबरदार बेटा था, झूठ नहीं बोलता था, बस मुकर जाया करता था। वो माँ का कहना टाल नहीं सकता था, क्योंकि वो उसकी दुनिया थी। दी वुल्फ, नीली आंखों वाला मकरबाज भेड़िया, अल्तमश मिर्ज़ा। वो अल्तमश है। वो अपने से जुड़े हर रिश्ते को दुनिया मानता है। वो दुनिया में हुकूमत नहीं करना चाहता, वो दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। उसके जिस्म में खून की जगह बस एक ही चीज़ बहती है, ये सियासत। वो 3 चीज़ों में माहिर है, पैसा कमाने में, बचाने में और उड़ाने में। मुख्तसरन वो एक अच्छा इंसान है। सुर्ख दीवारों वाला घर, एक कलाम, कलाम पर जाहिर होने वाली मुस्कुराहट और एक तेज़दार झटका। जलाना उसका शौक नहीं था, मजबूरी थी। सुर्ख दीवारों वाले घर के गेट से इंटर हो तो एक छोटी सी सड़क पार करनी पड़ती है, जिसके किनारों पर पत्थरों की सजावट थी। उनको सफ़ेद रंग से मज़ीन किया गया था। थोड़ा सा फासला तय करने पर सामने रखे रुकबे में वो अंदरूनी एरिया मौजूद था, जिसकी सुर्ख दीवारों को सब्ज बेलों ने ढांप रखा था। घर के अंदरूनी हिस्से के बाएं तरफ गार्डन एरिया था। वो इस घर में अकेला आता था। वो किसी और को अपने साथ इस घर में नहीं लाता था। वो राहदारी में इंटर होने लगा जब उसे गार्डन एरिया की तरफ से कुछ सरगोशी की आवाज़ आई। वो कुछ भी नज़रअंदाज नहीं करता था। उसने अपने कदम उसकी जानिब मोड़ लिए। उसे अब किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी, कोई खिलखिला रहा था। उसने हल्का सा झाँक कर देखा। वो हरीम थी, हरी घास पर 2 जानों बैठी, गोद में शेफी को थामे वो उसकी पेट सहलाते उसकी ड्रामेबाजियों पर मुस्कुरा रही थी। ये क्या कर रही हो? हरीम उसकी आवाज़ पर चौंकी, मगर सर उठाकर उसकी जानिब नहीं देखा। वो उस आवाज़ को पहचानती थी। देखना गवारा ना किया। प्यार कर रही हूँ, बगैर उसकी जानिब देखे मुख्तसरन सा जवाब दिया, बिल्ली से डर नहीं लगता? हरीम ने गर्दन ऊपर को उठाई। सामने एक पौधे पर इंसान थोड़ी है। गर्दन का रुख मोड़कर उसे जवाब दिया। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। वो उसके जवाब से कायल हो चुका था। अल्तमश बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ ना, अंदर आओ। रफ़त बेगम की आवाज़ पर वो पलटा, कदम बढ़ाकर उनकी जानिब आया। कैसी हैं आप? उसने बहुत नर्म लहजे में पूछा था। तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है बेटा? आओ अंदर, बाहर धूप तेज़ है। हरीम आओ, तुम भी अंदर आओ। वो आखिर में हरीम को सतह लगाना नहीं भूली थी। लाउंज एरिया पर पुरतइश अंदाज में सजाया गया था। सामने दीवार पर एक बड़ी एलईडी नस्ब थी। उस पर एक इंडियन सीरियल चल रहा था। रिमोट कंट्रोल जोहल के हाथ में था। टांगे सोफे पर चढ़ाए, एक कुशन गोद में रखे, उसकी नज़र सामने स्क्रीन पर ही मौजूद थी। वैसे तो चाहिए छत टूट पड़े या जलजला आ जाए, टीवी लाउंज में बैठते वक्त वो सब कुछ अनसुना कर देती है, मगर अब जो था वो सबसे ज़्यादा था। कदमों की चाप करीब से सुनाई देने लगी। उसने नज़र राहदारी की तरफ उठा ली। लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक उभरी। पास पड़ा दुपट्टा गले में अटकाया। माय हीरो, उसने हल्की सी आवाज़ में कहा। वो रफ़त बेगम के हमराह चलता हुआ आ रहा था। उसके कदमों का रुख सिटिंग एरिया की जानिब था। तुमने कब से चक्कर नहीं लगाया? शहर थे क्या? रफ़त बेगम उसके हमराह चलते हुए उससे पूछ रही थी। वो सारे घर में नज़र दौड़ा रहा था। हर शय सलीके से सेट थी। कमरों के दरवाजे अध खुले थे। सोफे को गोलाई में एक तरतीब रखा गया था। शहर नहीं, मैं तो इधर ही थी, ग्रैनी के पास। इनकी नज़र अब दीवारों पर बनी तस्वीर पर जा रही थी। और ज़रियाब बेगम, वो अब उससे उसकी माँ का पूछ रही थी। वो शहर थी, परसों यहाँ आई है, हवेली में ही क़याम पज़ीर है। अब वो लोग सिटिंग एरिया में पहुँच चुके थे। बड़े सताइशी सोफे पर बैठ चुका था। टांग पर टांग चढ़ाए, बालों में एक बार फिर से हाथ फेरा, नीली आंखें अतराफ़ में घूमती हुई। ये तो अच्छा हुआ, लेते आते उन्हें भी साथ। मैं रास्ते में था जब उनकी कॉल आई कि कहाँ जा रहे हो। मैंने बताया नहीं, वरना वो ज़रूर आती। एक हाथ से सियाह कोट को पीछे किए उसने सोफे की पुष्ट से टेक लगाई। रफ़त बेगम वहाँ नहीं थी। शायद हरीम के साथ किचन में बढ़ गई। अल्तमश ने कोट की जेब से मोबाइल निकाला। वो खुद को मसरूफ़ दिखाना चाह रहा था। हरीम जाओ, पहले तुम ये मिल्क शेक देकर आओ उसे। रफ़त बेगम ने मिल्क शेक से भरे ग्लास में स्ट्रॉ सेट किया। मैं दे आऊँ? ज़ोहल ने खुशी से इजाज़त तलब करना चाही, मगर सुबह से थोड़ी सी भी हेल्प करवाई है तुमने? सब कुछ हरीम ने अकेले किया। अब सर्व करने की बारी पर तुम दादी अम्मा बनने आ गई हो। दफ़ा हो जाओ, काम चोर ना हो तो। बेगम को उस पर सुबह से गुस्सा था, निकलना तो था ही।
کچن اور سٹنگ ایریا میں زیادہ فاصلہ نہ تھا، مطلب التمش نے ضرور سنا ہوگا۔ حریم خاموشی سے وہ ٹرے لے کر سٹنگ ایریا میں گئی۔ رفعت بیگم پہلے سے وہیں موجود تھی۔ یا اللہ، یہ لڑکی مر کیوں نہیں جاتی؟ ہمیشہ کے لیے حریم کے لیے بولا گیا زحل کا تکیہ کلام۔ وہ کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر التمش نہ جانے وہ دوبارہ کب آئے۔ پھر وہ بھی پیر پٹکتے سٹنگ ایریا میں آ گئی۔ اسی لمبے آرائشی صوفے پر التمش بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، شان بے نیازی سے۔ فون اپنے سامنے ٹیبل پر پڑا تھا جس پر برہان کی نظر تھی۔ وہ التمش کی لائف سٹائل کا دیوانہ تھا۔ صوفوں کی ترتیب گولائی میں تھی۔ سامنے والے صوفے پر برہان اور رفعت بیگم بیٹھی تھی۔ دائیں طرف زحل آ کر بیٹھ چکی تھی، جو اسی کشمکش میں تھی کہ التمش اسے مخاطب کرے۔ التمش بھائی، آپ ہر سوٹ پر واسکٹ کیوں پہنتے ہیں؟ وہ برہان تھا۔ التمش کس بیس پر یہ سٹائل رکھتا ہے، وہ ضرور پوچھتا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، ملک شیک کا گلاس لبوں سے دور کیا کیونکہ اس میں ذرا عمران خان کی لک آتی ہے۔ اس کا جواب بہت سادہ تھا، برہان کی سمجھ سے باہر۔ عمران خان کی لک لینے سے اس جیسے بن تو نہیں جاؤ گے نا؟ حریم منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ زحل کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا تھا۔ کوئی اس سے مخاطب کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ آپ اس بار پھر الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کو تو سخت محنت کرنی ہوگی۔ بالآخر زحل نے خود ہی اسے مخاطب کر لیا۔ کیونکہ سیاست بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس نے بہت فخر سے جواب دیا۔ اس کے بعد بھی خود سے زحل سے مخاطب نہیں ہوا۔ میں کھانا لاتی ہوں، حریم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اسے وہاں بیٹھنا محال لگتا تھا۔ آپ ہمارے درمیان بیٹھنا پسند کیوں نہیں کرتی؟ کیا خطرہ لاحق رہتا ہے آپ کو مجھ سے؟ ایک تو یہ کہ میں برا لگتا ہوں، مگر میری صحبت آپ کو بالکل بھی برا نہیں کرے گی حریم۔ وہ چاہتا تھا وہ اس کے سامنے بیٹھے، اس سے گفتگو کرے۔ حریم التمش کی پکار پر پلٹی۔ دوپٹہ کندھے کی ایک سائیڈ سے لے کر اسے سیٹ کیا ہوا تھا۔ اسے جواب دینے والی تھی، مطلب وہ اس کی بات پر مسکرائے گا اور پھر آپ گاجر کے 2 ٹکڑے کریں، ایک کو نمک لگا کر اور دوسرے کو شیشے میں ڈبو کر رکھیں۔ ایک ٹکڑا اچار بنے گا، دوسرا مربع۔ حالانکہ گاجر ایک ہی ہے لیکن ماحول مختلف، نتیجہ الگ۔ لہٰذا جو کچھ ابھی آپ بننا چاہیں اسی ماحول میں بیٹھیے۔ اگر یہ مثال آپ کو پسند نہیں آئی تو گاجر دھو کے کھا لینا۔ میں نے کچھ کہا اور نہ کچھ آپ نے سنا۔ کہنے کے بعد وہ رکی نہیں۔ اس کے قدم اب کچن کی جانب تھے۔ وہ اس کی بات میں مسکرا دیا۔ میں تھوڑا کام کر کے آئی، زحل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ التمش نے اسے نہیں روکا۔ اف خدایا، یہ لڑکی مر کیوں نہیں جاتی؟ اسے پھر حریم سے حسد ہوئی۔ کھانے کے سارے لوازمات کو سلیقے سے ٹرے میں سیٹ کرتے اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ فزیکلی طور پر یہاں موجود تھی۔ کتنا اچھا ہوتا ہے نا اگر وہ یتیم ہوتی تو شاید اتنی ذہنی مریض نہ ہوتی۔ زندگی کے کئی مقامات پر مجھے لگا انسان کے پاس کچھ ہو نہ ہو، باپ ہونا لازمی ہے۔ پھر وہ خیال جھٹک دیتی، مرد اگر اس کے باپ جیسا ہو تو اس کا مر جانا تکلیف نہیں دیتا۔ کیا تم سمجھ سکتے ہو اس بیٹی کا دکھ جسے اپنے باپ سے اس قدر نفرت ہو؟ ہم تو اس گھر میں غلام ہی بن کر رہ گئے ہیں۔ کسی نے 4 پیسے یا کما کر لا دیے، بس اسی کے آگے پیچھے ہاتھ پھیلاتے پھریں گے۔ زحل فریج سے پانی کی بوتل نکالتے اس پر طنز کر رہی تھی۔ حریم نے نظر انداز کیا، یہ اس کا روز کا تھا۔ وہ اب فریج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک قدم آگے بڑھایا، اسے فریج سے شیرخرما نکالنا تھا۔ 2 قدم کا فاصلہ باقی تھا۔ اس کی سانس۔ اس نے فریج کا ڈور اوپن کیا، شیرخرمے کے باؤل کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا۔ آہا! ایک زوردار چیخ سرخ دیواروں کے آر پار ہوئی تھی۔ التمش دوڑ کر کچن کی جانب آیا تھا۔ رفعت بیگم برہان بھی اسی پل دوڑے۔ آگے کا منظر، رفعت بیگم کی جان حلق میں تر آئی۔ شیرخرما باؤل سے نکل کر پورے فرش پر پھیل چکا تھا۔ ہاتھوں اور چہرے کی رنگت نیلی ہوتی جا رہی تھی۔ فریج کے آس پاس والی جگہ خالی تھی، پھر بھی اس کے ہونٹوں پر ایک گہرا کٹ لگ چکا تھا، اتنا گہرا کہ وہ کچھ دن تک بول نہیں سکے گی۔ شاید فریج سے کرنٹ لگا ہوگا، برہان نے انداز لگایا۔ جو بھی ہے اسے ہاسپٹل لے چلو برہان، وہ بہت پریشانی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ مجھے اس کی بات پر مسکرانا نہیں چاہیے تھا۔ التمش کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن حریم کا کیا قصور تھا؟ وہ تو ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی باتوں پر مسکرائے یا اس سے گفتگو میں دلچسپی رکھے۔ التمش کے کہنے پر رفعت بیگم برہان کے ساتھ حریم کو لیے ایک ہسپتال کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ سب کو لگا اسے کرنٹ لگا تھا، ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا تھا۔ حقیقت کچھ اور تھی۔ ایک زندہ ذی روح، ایک طاقت تھی جس نے التمش سے یہ حق چھین رکھا تھا کہ وہ کسی حسینہ کی بات پر مسکرائے۔ ایک سرخ سایہ، دی فائر شیڈو۔ ایک کھلا دربار، بالکل ایک لمبی سڑک جیسا، ارد گرد سنہری صوفوں کا جال اور اس پیلس کی اونچی اور سیاہ دیواریں
سیاہ دیواروں پر سنہری رنگوں کی سجاوٹ۔ وہ پیلس ایک جنت جیسا ہے، کوئی اس میں جائے اور واپس آنے کی خواہش کرے یہ ممکن نہیں۔ یہ سچ ہے کہ عورت کو اگر دنیا کی حکومت مل جائے تو جیسے وہ خود کو سجائے رکھتی ہے اس طرح دنیا کو خوبصورت بنا دیتی اور دنیا میں صرف امن ہوتا، کیونکہ جنگیں ہمیشہ مردوں نے کی ہے۔ وہ محل، وہ پیلس محض ایک جگہ نہیں تھی، وہاں کے رہنے والوں کی جنت تھی۔ وجہ تھی اس پر حکومت کرنے والی نوفل یا مایا گل۔ نوفال مایا گل اپنے نام کی ایک اور شاید اس سرزمین کی واحد حسینہ تھی۔ رقص اس کا ہنر تھا، وہ اپنے رقص کے ذریعے حکومت چلا سکتی تھی۔ دربار میں بیٹھے اعلیٰ خاندان کے امرہ مرد وہ انتظار کر رہے تھے اسی کا، مائستان کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی نوفال مایا گل کا۔ اپنی آگے کی کہانی میں ہم فی الحال اس کا نام نوفال ہی لیں گے۔ تم ایک دن ایسے رقص دکھا کر پاگل ہو جاؤ گی، لیکن تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے نوفال، ہم اپنا سب سے بڑا نقصان کب کرتے ہیں؟ جب ہم وہاں بھروسہ کرتے ہیں جہاں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہم ذات پر، یعنی کہ انسان ہو کر انسانوں پر۔ وہ عائشہ گل کی باتوں کو ہمیشہ نظر انداز کرتی تھی۔ پاؤں میں گھنگرو باندھتے اس کے ذہن پر ایک ہی سوچ سوار رہتی، ایک دن آئے گا جب وہ مائستان پر حکومت کرے گی، وہ سیاست جیتے گی۔ وہ گولڈن کلر کے سنہری پیروں کو چھوتے فراک میں ملبوس تھی۔ فراک پر کامدار کام کیا گیا تھا، گھیر بہت کھلا تھا اور لباس بیش قیمتی اور خوبصورت۔ نوفال کے پاس وہ ایک ہی تھا، وہ اسے بس رقص کے دوران ہی پہنا کرتی تھی۔ وہ اب ہاتھوں میں کنگن پہن رہی تھی، کمر سے نیچے تک آتے سیاہ بال اس کی حرکت کی سمت لہرا رہے تھے، دائیں ہاتھ میں کنگن کی کھنکن کی آواز۔ عائشہ گل بڑے پلنگ پر اس کے بکھرے کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ ہم ذات پر بھروسہ کیوں نہیں کر سکتے اماں؟ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے عائشہ گل سے سوال کیا۔ ہر ذات کا چرند پرند اپنی جیسی ذات کے چرند پرند پر بھروسہ کر سکتا ہے، مگر ایک انسان دوسرے انسان پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ انسان وہ ذات ہے جو ہتھیار نہ ملنے پر جذبات اور محبت سے مار دیتے ہیں۔ نوفل نے شیشے میں اماں کے عکس کو دیکھا۔ اماں اور اس کی باتیں، عائشہ تمہاری باتیں مجھے مجبور کرتی ہے۔ وہ عائشہ گل کو کبھی بھول کر اماں کہہ دے تو ٹھیک، ورنہ وہ اسے اس کے نام سے ہی بلایا کرتی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی وہ دن تم پر آئے کہ تم میری باتوں کو یاد کرو۔ وہ اب پلنگ پر سارے کپڑے سمیٹ کر لکڑی سے بنی الماری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نوفل اب مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ حلیہ کچھ یوں تھا: سرخ لب، گول روشن چہرہ، دودھیا رنگت، سنہرا لباس زیب تن کیے ہوئے۔ لباس کا مدار گھیرا اتنا لمبا تھا کہ وہ 15 قدم آگے چلے تو وہ اس کے پیچھے بل کھاتا لہراتا جائے گا۔ لمبے بال کمر پر جھول کھاتے ہوئے اور ہاتھ پاؤں سے آتی چھن چھن کی آواز۔ وہ اب بیرونی دروازے سے باہر جا رہی تھی۔ وہ ایک مضبوط چٹان جیسے ایک سینے سے ٹکرائی۔ اس کے بال اکٹھے کر کے گردن کے پیچھے جاتے ایک پونی میں قید تھے۔ لباس پرانے طرز کا، رنگ سانولی، شخصیت ڈراؤنی سی معلوم ہوتی تھی۔ کہاں چلی؟ وہ بھاری گمگیر آواز میں پوچھ رہا تھا۔ سیاست کرنے۔ وہ اس کے جواب پر زور سے ہنسا۔ اماں، تم اسے سمجھاؤ نا کہ عورت ذات کبھی حکومت نہیں چلا سکتی۔ وہ اب کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ مائستان کے واسیع پیلس کے کمروں کو ککش کہا کرتے تھے۔ عورت ذات تم جیسے ڈنگروں کو پیدا کر کے چرنے کے قابل بنا سکتی ہے، اور تم کہتے ہو وہ حکومت نہیں چلا سکتی؟ مذاق سمجھ رکھا ہے کیا؟ میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ عائشہ، میں کہہ رہی ہوں مجھے کوئی پیچھے سے نہ پکارے، میری فتح کا سوال ہے۔ گھنگرو کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جا رہی تھی پیلس کے دربار میں جہاں اس کی خود کی سلطنت تھی۔ چٹان جیسا سینہ رکھنے والا وہ سانولی رنگت کا مرد مون ہیگل تھا، مائستان کے پیرس میں وزیر کی حیثیت رکھنے والا۔ کچھ لوگ مدد چاہیے نہیں کہتے، وہ بس خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ بیٹھو نہیں کہتے، بس دیر تک آنکھوں میں دیکھتے ہیں، شاید یہ جاننے کے لیے کہ آپ ابھی بھی موجود ہیں۔ وہ مجھے تنہا مت چھوڑو نہیں کہتے، بس اپنی آواز مدھم کر لیتے ہیں، شاید اس امید میں کہ کوئی خاموشی کو سن لے۔ کبھی وہ مجھے تمہاری ضرورت ہے نہیں کہتے، بس بے وجہ پرانی تصویریں دیکھتے ہیں۔ شاید ماضی میں وہ کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو آج کھو گیا ہے، لہٰذا جب وہ آخرکار کہتے ہیں خیال رکھنا، تو سمجھ جائے کہ یہ ایک دعا ہے جو لبوں سے نہیں دل سے نکلتی ہے۔ احساسات ہمیشہ الفاظ میں قید نہیں کیے جا سکتے، کبھی کبھی خاموشی سب سے بلند چیخ ہوتی ہے، بس سننے کے لیے دل چاہیے۔
مجھے تو یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری دیسی مائیں ہر کھانے کی چیز کا بیمار بندے سے ہی کیوں پوچھتی ہے۔ اب حریم باجی کچھ کھا پی نہیں رہی تو چلو کوئی ہم سے ہی پوچھ لو۔ کچن کی دیواروں کے اس پار برہان کی آواز گونج رہی تھی۔ ایک تو یہ لڑکا سنجیدہ باتوں کو بھی مذاق بناتا رہتا ہے۔ تم ذرا کھڑکی کھولو نا، ساری گیس جمع ہو رہی ہے، ایک تو یہ گرمی۔ رفعت بیگم جو ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد حریم کے لیے کھانا بنا رہی تھی، اب دوپٹہ گلے سے الگ کرتے پلو سے ہوا کر رہی تھی۔ تم نے سنا نہیں زحل، میں نے کہا ہے کھڑکی کھولو۔ اس نے اپنی ماں کو پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ چپ چاپ آگے بڑھ کر کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ وہاں سے لاؤنج ایریا دکھائی دے رہا تھا۔ برہان چینل کو آگے پیچھے بدلتے دعاؤں میں مشغول تھا۔ اگر اس بار بھی پاکستان ہارا تو پارٹی وہی دے گا۔ اگر وہ دوستوں سے شرط ہار گیا تو اسے ٹریٹ دینی ہوگی۔ وہ پیسے کہاں سے لے کر حریم باجی تو بستر پر پڑی ہے۔ وہ دائیں ٹانگ کو ہلاتے مسلسل یہی سوچ رہا تھا۔ زحل واپس چولہے کے گرد آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ ٹرے ادھر دو اور فریج سے دودھ نکال دو۔ حریم نے صبح سے آج کچھ نہیں کھایا۔ اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ میکرونی بوائل کرنے میں مصروف تھی۔ میں تم سے ہوں زحل، تم بحری ہو گئی ہو کیا؟ زحل نے اب رفعت بیگم کی جانب دیکھا، لب اب بھی خاموش تھے۔ جلدی کرو، حریم کو بھوک لگی ہوگی۔ انہوں نے زحل سے دوبارہ کہا، مگر وہ ٹھہری، صدا کی ڈھیل۔ اف اماں، آپ کو یاد ہو تو صبح سے ہم بھی بھوکے ہیں۔ اگر مرہم نہیں رہے تو فکر نہ کرے، وہ بھی نہیں مرے گی۔ گھر کو ہسپتال بنا کر رکھا ہوا ہے جس میں بس ایک حریم نام کی مریض رہتی ہے اور ہم سب اس کی خدمت کرنے والے غلام۔ وہ تیز تیز بولتی سنک کی طرف بڑھ گئی۔ ٹوکری میں گوشت کی بوٹیاں ڈالے وہ انہیں دھو رہی تھی۔ رفعت بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ آنکھیں نم، وہ بالکل اپنے باپ پر گئی تھی۔ بدتمیز اور بد تہذیب، تمہارا روز روز کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے روز رونا پڑتا ہے۔ زحل، کبھی رحم کرو ہم پر اور اپنے باپ کی طرح دفع ہو جاؤ ہماری زندگیوں سے۔ زحل کے ہاتھ چند لمحے کے لیے رک گئے۔ اس نے کوشش کی مگر اسے صرف اپنا غم دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے گردن گھمائی۔ رفعت بیگم کھانے کی ٹرے لیے کھڑکی کے اس پار جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اوپری منزل کے پہلے کمرے کی طرف وہ حریم کا کمرہ تھا۔ اس کا دل ایک بار پھر پھٹنے کو آ گیا۔ اف، یہ لڑکی مر کیوں نہیں جاتی؟ سنک کا نل بند کرتے اس نے اکتاہٹ سے کہا، ہسپتال سے آیا حریم کو آج تیسرا دن تھا۔ وہ اب بول سکتی تھی، کھا پی سکتی تھی، پھر بھی اتنی خدمت، اس کا حسد کرنا تو بنتا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول کافی انٹرسٹنگ ہے، آگے آخر ہونے کیا والا ہے یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔